हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने शोहरत ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद शानदार और चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। ये किताब पैसे के बारे में हमारी सोच और व्यवहार को समझाने में मदद करती है। तो चलो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी एपिसोड्स को मिस न करें। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब का पहला अध्याय, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ये बताता है कि पैसा केवल एक आर्थिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके, निर्णयों और जीवन के अनुभवों को प्रभावित करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि पैसे का असली महत्व उसके उपयोग में है, न कि उसकी मात्रा में। पैसे का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हमारे पास यह एक ऐसा साधन है जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। मॉर्गन हाउसल के अनुसार हर व्यक्ति का पैसे के प्रति अपना एक दृष्टिकोण होता है, जो उनके अनुभवों और जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए पैसे को समझना और उसका सही उपयोग करना जरूरी है। पैसे का व्यवहार हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कुछ लोग पैसे को सुरक्षा का साधन मानते हैं, जबकि कुछ इसे सामाजिक स्थिति का प्रतीक बनाते हैं। इस तरह एक ही पैसे का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ हो सकता है। हाउसल यह बताते हैं कि पैसा किस प्रकार की भावनाओं को उत्पन्न करता है और कैसे यह हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। पैसा कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर करता है जो हमेशा सही नहीं होते। हम सभी यह समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा हमारे लिए क्या मायने रखता है और इसका उपयोग हमारे जीवन में कैसे करना चाहिए। पैसा केवल एक आर्थिक चीज नहीं है, यह हमारे मन की भावनाओं को भी उत्तेजित करता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पैसे का उपयोग कब और किस तरह से किया जाए, ताकि यह हमें खुशी और संतोष दे सके। हाउसल के अनुसार पैसे कमाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ उसे खर्च करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना है। पैसे का असली आनंद तब है जब हम इसका उपयोग अपने सपनों को पूरा करने, अपनी सुरक्षा करने और समझदारी से करते हैं। इसलिए हमें पैसे को समझने का एक गहरा नजरिया रखना चाहिए। पैसा केवल एक आर्थिक वस्तु नहीं है, यह एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम यह समझें कि पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है। मॉर्गन हाउसल के अनुसार पैसे का असली महत्व उसके उपयोग में है, और जब हम इसे समझदारी से उपयोग करते हैं तभी यह हमें वास्तविक खुशी और संतोष दे सकता है। इस अध्याय का मूल संदेश है कि पैसे को समझने और उसका सही उपयोग करने से हमारा जीवन बेहतर बन सकता है। जब जब हम ये समझ लेते हैं कि पैसे का उपयोग कैसे करना है, तो हमें खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे अध्याय का नाम है लक एंड रिस्क। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें ये समझाते हैं कि पैसे के मामले में केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि किस्मत और जोखिम भी अहम भूमिका निभाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का श्रेय पूरी तरह से हमारी मेहनत और कौशल को जाता है, लेकिन असलियत में किस्मत और जोखिम का भी इसमें बड़ा हाथ होता है। हाउसल ये बताते हैं कि हमें सफलता और असफलता के पीछे के कारणों को समझने के लिए एक गहरी नज़र रखनी चाहिए। हाउसल एक उदाहरण के माध्यम से ये बात समझाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति की सफलता का सारा श्रेय उसकी मेहनत और कौशल को नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के तौर पर वॉरेन बफेट का नाम लें। बफेट की सफलता और उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके असाधारण ज्ञान और समझदारी से आया है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा हिस्सा किस्मत का है। अगर वह सही समय पर सही जगह पर नहीं होते तो क्या उनके लिए यह संभव होता? शायद नहीं। उनका समय और परिस्थितियां भी उनकी सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारक थे। इसी तरह हाउसल ये भी बताते हैं कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के फैसले और उसके परिणाम पर कई बार परिस्थितियों और बाहरी कारणों का प्रभाव होता है। जब हम अपनी सफलता का विश्लेषण करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम ये भी समझें कि यह सफलता केवल हमारी कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि उस दौरान बनी परिस्थितियों का भी योगदान है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जोखिम हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा होता है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाउसल का कहना है कि सफलता की कहानी सुनते वक्त अक्सर ये समझ में नहीं आता कि उसके पीछे कितने जोखिम और असफलताएं भी रही होंगी। लोगों की नज़रें केवल उस चमक धमक पर होती हैं जो सफलता के साथ आती है,
लेकिन असल में हर सफल व्यक्ति ने कई बार असफलता का सामना किया होता है। उदाहरण के तौर पर किसी स्टार्टअप के मालिक को लें। उसकी कहानी केवल उसके कड़ी मेहनत की नहीं होती, बल्कि उस जोखिम की भी होती है जो उसने उठाया। क्या वह अपने पैसे और समय को इस बिजनेस में लगाना चाहता था, जबकि सफलता की कोई गारंटी नहीं थी? ये जोखिम ही था जिसने उसे उस जगह तक पहुंचाया जहां वह आज है। अगर वह उस जोखिम को न उठाता तो शायद आज वह एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जी रहा होता। हाउसल यह भी समझाते हैं कि हमें यह जानने की ज़रूरत है कि सफलता और असफलता दोनों के पीछे कई बातें होती हैं, और इनमें से कई चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस समझ से हमें यह एहसास होता है कि दूसरों की सफलता या असफलता का मूल्यांकन करते समय हमें पूरी कहानी को समझना चाहिए। किसी की असफलता का मतलब यह नहीं कि उसने मेहनत नहीं की या वह सक्षम नहीं था, बल्कि यह हो सकता है कि वह समय, स्थान और परिस्थितियों के लिहाज से सही जगह पर नहीं था। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि पैसा और सफलता का मामला एक जटिल विषय है, जिसमें कई कारक शामिल होते हैं। हमें अपनी मेहनत और समझदारी से काम करना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि किस्मत और जोखिम का भी इसमें बड़ा योगदान होता है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी सफलता या असफलता के पीछे कई तत्व हो सकते हैं, तो हम एक समझदार और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में सफल होते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि हमें अपनी सफलता और असफलता को केवल अपनी मेहनत और कौशल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि किस्मत और जोखिम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम इस सच को स्वीकारते हैं, तो हम अपनी सोच को और भी परिपक्व और व्यावसायिक बना सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के तीसरे अध्याय का नाम है नेवर इनफ। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ये समझाते हैं कि पैसा और समृद्धि के मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब हमें समझ में आता है कि हमारे पास पर्याप्त है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि असली खुशहाली और संतोष तब आता है जब हम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच संतुलन बना पाते हैं। हाउसल के अनुसार पैसे के मामले में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हमेशा अधिक की चाहत में रहते हैं। एक उदाहरण के रूप में हाउसल एक सामान्य व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत करता है ताकि वह एक अच्छा घर, एक महंगी कार और कई सुविधाएं हासिल कर सके। लेकिन जब वह सब हासिल कर लेता है, तो वह महसूस करता है कि वह फिर भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। इसका कारण यह है कि उसने हमेशा अगले स्तर के लिए अपनी इच्छाओं को बढ़ाया। जो चीज़ें उसने पहले चाहीं, अब वे उसे बहुत साधारण लगने लगती हैं। हाउसल बताते हैं कि जब तक हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। एक उदाहरण से समझें, अगर कोई व्यक्ति एक अच्छी नौकरी में सफल हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो वह ये मानता है कि पैसे से ही उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन जब वह अधिक पैसे कमाता है, तो उसकी नई इच्छा पैदा होती है। वह और भी अधिक पैसे कमाना चाहता है ताकि वह अपने जीवन स्तर को और ऊंचा कर सके। इस तरह की सोच एक अंतहीन दौड़ की तरह है, जिसमें हम कभी भी रुक नहीं सकते। मॉर्गन हाउसल हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि असली समृद्धि का मतलब है इतना होना कि ज़रूरतें पूरी हो सकें और फिर भी संतोष बने रहे। पैसे की असली खुशी तब होती है जब हम इसे समझदारी से खर्च करते हैं और अपने जीवन को और अधिक आरामदायक और सुखमय बनाते हैं, न कि जब हम इसे केवल दूसरों से अपनी तुलना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाउसल एक दिलचस्प उदाहरण के रूप में एक करोड़पति व्यक्ति की बात करते हैं जो अपने पैसे को सही तरीके से खर्च नहीं करता। वह व्यक्ति अपने पैसे का इस्तेमाल दूसरों से अपनी स्थिति को बेहतर दिखाने के लिए करता है। जैसे जैसे वह अधिक पैसा कमाता है, उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं और वह सोचता है कि अगर वह और पैसा कमाएगा तो वह खुश रहेगा। लेकिन असलियत यह है कि उसकी खुशी का स्तर कभी भी स्थिर नहीं रहता। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख तब है जब हम अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखें और ये समझें कि कितना काफ़ी है। हाउसल के अनुसार जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं और उन चीज़ों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें खुशी देती हैं, तो हम असली समृद्धि को महसूस कर सकते हैं। ये समझ हमें अपनी जीवन शैली को संतुलित और खुशहाल बनाने में मदद करती है।
हाउसल ये भी बताते हैं कि संतोष को हासिल करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास करोड़ों रुपए हों, बल्कि ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरतों को समझें और ये जानें कि कौन सी चीज़ें वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और पैसों के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि पैसा और समृद्धि का मूल्य तब है जब हम इसे समझदारी से खर्च करते हैं और अपनी ज़रूरतों को संतुलित रखते हैं। ज़्यादा पाने की चाहत में हम अक्सर अपने वर्तमान को नज़रअंदाज कर देते हैं। हाउसल हमें ये याद दिलाते हैं कि असली खुशहाली तब आती है जब हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो है वही काफ़ी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चौथे अध्याय का नाम कन्फिंग कंपाउंडिंग है। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें ये समझाते हैं कि पैसे का असली जादू समझने के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझना ज़रूरी है। ये साधारण से लगने वाला विचार वास्तव में बहुत प्रभावशाली है और ये हमारे वित्तीय भविष्य को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाता है। हाउसल के अनुसार यह अवधारणा इतनी साधारण है कि कई बार लोग इसकी पूरी ताकत को पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि बहुत से लोग इसकी शक्ति को नज़रअंदाज कर देते हैं और इसका लाभ नहीं उठा पाते। हाउसल एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे निवेश समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम पैदा कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम हम एलेक्स मान लें, अगर वह 25 साल की उम्र में सालाना 10,000 रुपये का निवेश करता है और उसे हर साल 10% का रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र में उसका निवेश करोड़ों रुपए में बदल जाएगा। वहीं दूसरा व्यक्ति जो 30 साल की उम्र से निवेश करना शुरू करता है और उसे भी 10% का रिटर्न मिलता है, अगर वह हर साल वही 10,000 रुपये निवेश करता है तो उसका निवेश 60 साल की उम्र में एलेक्स के मुकाबले बहुत कम होगा। यह उदाहरण यह साबित करता है कि समय के साथ साधारण निवेश कैसे बड़े बदलाव ला सकता है। हाउसल का कहना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति केवल पैसे के मामले में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम करती है। जैसे जैसे हम नियमित रूप से निवेश करते हैं, हमारे पैसे पर लगने वाला ब्याज हमारे मूलधन से भी ब्याज कमाने लगता है, जिससे पैसे की वृद्धि तेज हो जाती है। ये प्रक्रिया समय के साथ इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कभी कभी यह अनमोल साबित होती है। हाउसल बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझते नहीं हैं और जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कुछ साल तक निवेश करते रहेंगे तो तुरंत ही हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन असलियत यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज का जादू धीरे धीरे काम करता है। शुरुआती सालों में यह बहुत मामूली लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इसका असर बड़ा हो जाता है। मॉर्गन हाउसल एक उदाहरण देते हैं जिसमें एक व्यक्ति ने एक साधारण निवेश योजना बनाई। वह व्यक्ति अपने एसीज में हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करता था और 30 साल की उम्र में उसने इसे बंद कर दिया। उसका दोस्त जो 30 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करता रहा, वह समझता था कि उसका निवेश अधिक होगा, लेकिन असल में जब दोनों सीसीज की उम्र में पहुंचे तो पहले व्यक्ति ने अपनी सही समय पर की गई छोटी छोटी बचत से अधिक पैसा जमा कर लिया। हाउसल ये भी बताते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। यह एक लंबी अवधि का खेल है जिसमें समय के साथ आपके पैसे बढ़ते हैं। जो लोग जल्दी लाभ की तलाश में रहते हैं वे इस शक्ति को नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा जिसने 10 साल तक सही तरीके से निवेश किया, अगर वह आगे चलकर और निवेश करता रहता है तो उसकी संपत्ति उस व्यक्ति से कहीं अधिक हो सकती है जिसने 20 साल बाद निवेश करना शुरू किया। हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का असली लाभ तभी देखा जा सकता है जब आप अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कई लोग समझते नहीं और जल्दी ही हार मान लेते हैं। वास्तव में यह एक ऐसी शक्ति है जिसे समझने और उसे लागू करने में समय लगता है, लेकिन जब आप इसे समझ लेते हैं तो यह आपके वित्तीय भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझना और इसका सही उपयोग करना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक वित्तीय अवधारणा नहीं है, बल्कि ये जीवन में हर जगह काम करती है, चाहे वह हमारे रिश्तों में हो, कौशल विकास में हो
या किसी अन्य क्षेत्र में। छोटे प्रयास जब समय के साथ लगातार किए जाएं तो बड़े बदलाव ला सकते हैं। हाउसल हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने निवेशों में धैर्य रखना चाहिए और समय के महत्व को समझना चाहिए। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक साधारण चीज़ जैसे कि नियमित निवेश आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5वें अध्याय का नाम गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें यह समझाते हैं कि धन अर्जित करना और धन बनाए रखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे एक बार पैसे कमा लें तो सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन असली चुनौती यही है कि उस पैसे को बनाए कैसे रखा जाए। हाउसल के अनुसार सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि आप कितनी जल्दी पैसे कमा सकते हैं, बल्कि यह कि आप उन पैसों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और लंबे समय तक उन्हें बनाए रख सकते हैं। हाउसल एक उदाहरण देते हैं कि कई लोग तेजी से पैसे कमाने के लिए जोखिम उठाते हैं, लेकिन जब वे धन अर्जित कर लेते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। पैसे कमाना आसान नहीं होता, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज़्यादा कठिन हो सकता है। हाउसल के अनुसार कई बार लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए और भी अधिक जोखिम उठाने लगते हैं, लेकिन यह तरीका हमेशा सही नहीं होता। अगर आप अपनी संपत्ति को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको समझदारी और सतर्कता से काम लेना होगा। हाउसल बताते हैं कि कई बार लोग पैसे कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ कमा लिया है तो वे अपनी आदतें बदलने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो एक सफल बिजनेस चलाता है, जब वह बहुत पैसे कमा लेता है तो वह सोचने लगता है कि वह अब हर तरह की रईसी कर सकता है, लेकिन यह सोच सही नहीं होती। इस तरह के बदलाव अक्सर पैसे के नुकसान का कारण बनते हैं। एक उदाहरण के रूप में हाउसल एक सफल बिजनेस के मालिक की बात करते हैं जिसने अपने पैसे को जल्दी ही गंवा दिया, क्योंकि उसने अपने खर्चों को अपनी आय से मेल नहीं किया और ज़्यादा जोखिम उठाए। हाउसल ये भी समझाते हैं कि पैसे को बनाए रखने के लिए कई गुणों की ज़रूरत होती है, जैसे धैर्य, संयम और विवेक। जब आप अपनी सफलता का आनंद लेते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों और निवेशों को समझदारी से करें। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक बार बड़ी राशि कमा लेता है, अगर वह अपनी लाइफस्टाइल को अचानक बढ़ा देता है तो जल्दी ही अपने पैसों को गंवा सकता है। हाउसल कहते हैं कि सबसे समझदार लोग वही होते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को स्थिर रखते हैं, भले ही उनकी आय बढ़ती जाए। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पैसे के मामले में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कितने पैसे खर्च करते हैं, न कि आप कितना कमा रहे हैं। हाँ, अधिक पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन अगर आप अपनी खर्च की आदतों को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो आप जल्दी ही अपने पैसों को खो देंगे। हाउसल उदाहरण देते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि जब वे एक बड़ी राशि कमा लेंगे तो उनके सभी मुद्दे हल हो जाएंगे, लेकिन असलियत में यह सिर्फ एक भ्रम है। असली सवाल यह है कि जब आपके पास बहुत पैसे हों तो आप उसे कैसे संभालते हैं और अपनी जीवन शैली को कैसे बनाए रखते हैं। हाउसल के अनुसार सफल लोग वही होते हैं जो अपनी आय को एक सीमा में रखते हैं, अपने खर्चों को समझदारी से करते हैं और जोखिम को सावधानी से लेते हैं। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति को बनाए रखने के लिए सतर्क रहते हैं तो आप अपने पैसों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप धैर्य और विवेक के साथ फैसले लें और अपने खर्चों को अपनी वास्तविक ज़रूरतों के अनुसार नियंत्रित करें। हाउसल का अंतिम संदेश यह है कि पैसे की असली शक्ति तब दिखती है जब आप उसे बनाए रखते हैं और उसका सही तरीके से उपयोग करते हैं। किसी ने सही कहा है कि पैसे से केवल सुरक्षा और स्वतंत्रता खरीदी जा सकती है, और जो इसे समझ जाता है वह लंबे समय तक खुश रह सकता है। अपने पैसे को सही दिशा में लगाकर और अपनी आदतों को समझदारी से बदलकर आप एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 6ठे अध्याय का नाम टेल्स यू विन। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें यह समझाते हैं कि जीवन में सफलता और धन अर्जन में कभी कभी एक छोटी सी घटना या एक अच्छा मौका बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। हाउसल के अनुसार कुछ खास घटनाएं जो टेल्स यानी अजनबी या अनिश्चित होती हैं, अक्सर बड़ी सफलता का कारण बनती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि असफलता और सफलता में बहुत फर्क उस छोटी सी घटना का हो सकता है जो हमारे हाथ में नहीं होती। हाउसल एक उदाहरण देते हैं कि बहुत से सफल लोग उन घटनाओं से सफल हुए हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं थीं, जैसे कि वॉरेन बफेट की कहानी।
उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत को जरूर दिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनकी सफलता पूरी तरह से उनकी योजना का नतीजा थी। दरअसल उनका समय सही था और उनके दौर में निवेश के अवसर भी उपयुक्त थे। इसी तरह स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की सफलता का बड़ा हिस्सा उन परिस्थितियों पर निर्भर था जो उनके हाथ में नहीं थी। दोनों ने अपनी कंपनी शुरू की जब कंप्यूटर तकनीक का उभार हो रहा था। अगर उनका समय और स्थान थोड़ा अलग होता तो शायद उनकी कहानियां अलग होती। हाउसल हमें यह भी समझाते हैं कि हमारे निर्णयों का प्रभाव केवल उन्हीं पर नहीं पड़ता जिनके बारे में हम सोचते हैं, बल्कि कई बार उनके प्रभाव का दायरा हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक निवेशक हैं तो आपके छोटे से प्रयास का प्रभाव कई गुना हो सकता है। एक छोटा सा निवेश जो एक बार किसी अजनबी से मिलने का मौका हो, वह भविष्य में आपके पूरे करियर को बदल सकता है। इस अध्याय में हाउसल ये बताते हैं कि कुछ लोग सफलता के लिए जोखिम लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार जोखिम का नतीजा अच्छा हो। अक्सर जोखिम के परिणाम अनिश्चित होते हैं, लेकिन अगर आप सही समय पर सही जोखिम उठाते हैं तो उसका फायदा भी बहुत बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि हम ये समझते हैं कि असली सफलता तब होती है जब आप अपनी यात्रा में छोटे छोटे अवसरों और बदलावों को पहचानने में सक्षम होते हैं। हाउसल के अनुसार सफल लोगों की सबसे खास बात यह होती है कि वे परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो बाजार की स्थिति को समझता है और उस समय के हिसाब से अपने निवेश का निर्णय लेता है, वह जोखिम के बावजूद भी सफल हो सकता है। दूसरी ओर, जो लोग हमेशा सुरक्षित खेल खेलते हैं और कभी जोखिम नहीं लेते, उनकी संभावनाएं सीमित रहती हैं। हाउसल ने इस अध्याय में एक खास बात पर जोर दिया है कि सफलता में टेल्स का बड़ा हाथ है, यानी वे अप्रत्याशित घटनाएं जो आपकी योजना के बाहर होती हैं। उदाहरण के लिए, एक लेखक जिसने एक किताब लिखी और उसने कुछ लोगों के दिल को छू लिया। उस किताब को पूरी दुनिया ने पढ़ा और वह लेखक एक रात में प्रसिद्ध हो गया। वही लेखक अगर अपनी किताब को दुनिया के सामने लाने के लिए नहीं सोचता तो शायद उसकी कहानी कुछ और होती। हाउसल का कहना है कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और यही चीज़ें ही हमें सफल बनाती हैं। हमें जोखिम और संभावनाओं का सामना करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हर बार सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम सही समय पर सही जगह पर होते हैं और मौका हाथ से नहीं जाने देते, तो उस एक छोटे से मौके से हम बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से ये सीखने को मिलता है कि सफलता और धन अर्जन में कभी कभी सबसे बड़ा फर्क उन घटनाओं का होता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर आप अपनी राह में उन छोटे छोटे अवसरों और संभावनाओं को पहचानने में सक्षम हो सकते हैं, तो आप अपनी यात्रा में एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अवसरों को पहचानें, उनका सही समय पर फायदा उठाएं और समझें कि हर बार हम अपनी पूरी योजना के तहत ही सफल नहीं हो सकते। कभी कभी जीवन का असली जादू उन घटनाओं में छिपा होता है जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 7 का नाम है फ्रीडम। मॉर्गन हॉसल इस अध्याय में समझाते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको आज़ादी देता है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी। असली धन आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने समय को नियंत्रित कर सकें और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें। मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि ज़्यादातर लोग पैसे को केवल चीज़ें खरीदने या अधिक आरामदायक जीवन जीने का माध्यम समझते हैं, लेकिन असल में पैसा एक साधन है जो आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की ताकत देता है जहां आप रहना नहीं चाहते। जब आप अपने समय और जिंदगी पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं, तो वही असली दौलत है। लेखक इस विचार को समझाने के लिए कुछ कहानियां और उदाहरण देते हैं। एक कहानी में एक करोड़पति का जिक्र है जिसने लाखों डॉलर कमा लिए थे, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट था। वह हमेशा और ज़्यादा कमाने की कोशिश करता रहता था। उसे यह समझने में देर लगी कि उसे और ज़्यादा पैसे की नहीं, बल्कि अपने जीवन पर नियंत्रण की ज़रूरत थी। दूसरी ओर, लेखक एक साधारण शिक्षक की बात करते हैं जिसने कम आय में भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना लिया। उसने ज़्यादा कमाने की दौड़ में शामिल होने के बजाय अपने शौक और परिवार को प्राथमिकता दी। लेखक ये समझाते हैं कि पैसा कमाने का असली मकसद ये नहीं है कि आप दूसरों को प्रभावित करें या दिखावा करें, बल्कि यह है कि आप अपने समय का स्वामित्व हासिल करें।
जब आप ये तय कर सकते हैं कि आप कब और कैसे काम करेंगे, तभी आप सच्चे मायने में आज़ाद हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि पैसे का उपयोग केवल भौतिक चीज़ों के लिए न करें, इसे अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भरता के लिए इस्तेमाल करें। असली सुख केवल तब आता है जब आप अपनी ज़िंदगी की हर दिशा को अपनी शर्तों पर तय कर सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 8वें अध्याय का नाम मैन इन द कार पैराडॉक्स है। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल हमें यह समझाते हैं कि लोग आमतौर पर पैसे और धन का महत्व उस तरह से समझते हैं जैसे वे समाज में दूसरों के नज़रिए से देखते हैं। हाउसल का कहना है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि पैसे का मुख्य उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना या उन्हें दिखाना है कि हम सफल हैं। लेकिन असल में पैसे का सबसे बड़ा लाभ तब होता है जब हम अपने लिए उसका उपयोग करते हैं, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। हाउसल का कहना है कि जब लोग किसी अमीर व्यक्ति की कार को देखते हैं तो उन्हें यह लग सकता है कि वह व्यक्ति अपनी सफलता का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप किसी महंगी कार में बैठे हुए व्यक्ति को देखते हैं तो आपका ध्यान उस कार पर केंद्रित हो जाता है, न कि उस व्यक्ति पर। इसका अर्थ यह है कि वे अपनी कार से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति जो देखता है उसकी नज़रें उस कार पर होती हैं, उस व्यक्ति पर नहीं। हाउसल ने एक दिलचस्प उदाहरण के रूप में एक कहानी शेयर की जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी सफलता को दूसरों को दिखाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाया। उसने एक महंगी कार खरीदी और एक आलीशान घर लिया ताकि लोग उसे सफल माने, लेकिन हकीकत में वह व्यक्ति उस महंगी कार और घर की कीमत चुका रहा था और उसका जीवन उन चीज़ों के लिए दबाव में था। उसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिखावे और समाज की उम्मीदों को पूरा करने में खर्च कर दिया। हाउसल हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसे का असली उद्देश्य अपनी खुशहाली और स्वतंत्रता के लिए होना चाहिए, कि दूसरों को दिखाने के लिए। पैसे का असली लाभ तब है जब वह आपको अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी दे। जब आप दूसरों के नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी खुशी और संतोष को खो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग अपनी जॉब के लिए इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपनी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे अपने खर्चों को दिखावे के लिए बढ़ाते हैं, जिससे उनकी खुशहाली पर असर पड़ता है। हाउसल एक उदाहरण के तौर पर इलन मस्क का नाम लेते हैं। मस्क ने अपनी पहचान और सफलता का बड़ा हिस्सा अपनी मेहनत और इनोवेशन से बनाया है, लेकिन वह कभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन और अपनी संपत्ति को दूसरों के दिखावे के लिए नहीं बढ़ाते। उनकी लाइफस्टाइल साधारण है और उन्होंने अपनी सफलता का इस्तेमाल अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए किया है, न कि समाज की नज़रों में अपनी छवि को बढ़ाने के लिए। हाउसल बताते हैं कि हम जब भी दूसरों के सामने अपनी सफलता का प्रदर्शन करने के लिए पैसे खर्च करते हैं तो हम उस पैसे को अपनी ज़िंदगी की वास्तविक खुशी और स्वतंत्रता में निवेश नहीं कर पाते। हम ये भूल जाते हैं कि असली सफलता वह है जब आप अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार जी सकते हैं, न कि जब आप दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। अध्याय का संदेश यह है कि पैसे का सबसे अच्छा उपयोग वह है जब आप अपने लिए उसे खर्च करते हैं, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। जब आप अपनी खुशी और स्वतंत्रता के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो आप वास्तव में उसकी असली शक्ति का अनुभव करते हैं। पैसे का असली उद्देश्य आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना और आपके समय को उन चीज़ों में लगाना है जो आपके लिए मायने रखती हैं। इस अध्याय से ये सीखने को मिलता है कि समाज और दूसरों के नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को जीने के बजाय हमें अपनी खुशहाली, समय और स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आप न केवल अपनी ज़िंदगी में अधिक संतोष और खुशहाली अनुभव करेंगे, बल्कि आप यह भी समझ पाएंगे कि असली धन वह है जो आपको अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 9वें अध्याय का नाम द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ये बताते हैं कि लोग आमतौर पर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों की तुलना में अधिक तेजी से अपनाते हैं। हाउसल के अनुसार नकारात्मकता का आकर्षण और असर इतना मजबूत होता है कि यह हमारी सोच और फैसलों को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण पैसे और निवेश से संबंधित फैसलों में भी लोग अक्सर नकारात्मक दृष्टिकोण को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। हाउसल का कहना है कि नकारात्मकता का असर इस हद तक होता है
कि हम सकारात्मक बदलावों और संभावनाओं की तुलना में नकारात्मक घटनाओं और जोखिमों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक निवेशक जब अपने निवेश पर नुकसान देखता है तो वह उस नुकसान को पूरी तरह से याद रखता है और भविष्य में उससे बचने के लिए और भी सतर्क हो जाता है। लेकिन जब वही निवेशक मुनाफा कमाता है तो वह उसे सामान्य मान लेता है और उसका असर उसके मन पर नहीं पड़ता। इस मानसिकता के कारण लोगों की सोच में अक्सर आशंका और डर हावी हो जाता है। हाउसल ने एक दिलचस्प उदाहरण पेश किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मीडिया और समाचार चैनल हमेशा नकारात्मक खबरों को प्रमुखता देते हैं। जब कोई अच्छी खबर होती है तो वह जल्दी से फीकी पड़ जाती है, लेकिन बुरी खबरें लंबे समय तक हमारी यादों में बनी रहती हैं। इस प्रवृत्ति को समझना ज़रूरी है, खासकर पैसे के मामलों में, क्योंकि जब आप अपने वित्तीय फैसलों में नकारात्मक सोच को अधिक महत्व देते हैं तो आप अपने निवेश और योजनाओं में जोखिम लेने से डरते हैं। हाउसल ने बताया कि यह नकारात्मकता केवल मानसिकता का मामला नहीं है, बल्कि ये आर्थिक व्यवहार और निवेश की दुनिया में भी गहरी जड़ें जमा चुकी है। उदाहरण के तौर पर, जब एक व्यक्ति अपनी सेविंग्स और निवेश के बारे में सोचता है तो वह उस जोखिम को अधिक महत्व देता है जिसमें उसे नुकसान हो सकता है। लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने सही समय पर निवेश किया होता तो क्या होता, और इस तरह की सोच उन्हें लंबे समय तक लाभ और संभावनाओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करती है। हाउसल ने समझाया कि हालांकि नकारात्मकता का महत्व और खतरा समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि हम उसकी शक्ति को संतुलित करें। अगर आप हर बार केवल नकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप खुद को अवसरों और सकारात्मक बदलावों से दूर कर देंगे। असल में, हौसले के अनुसार सफलता उन लोगों के पास जाती है जो नकारात्मकता के आकर्षण से खुद को अलग रख सकते हैं और एक स्थिर, संतुलित दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। हाउसल ने एक उदाहरण दिया जिसमें एक सफल निवेशक ने अपनी सोच को सकारात्मक और प्रैक्टिकल बनाए रखा। इस व्यक्ति ने नकारात्मक घटनाओं को अपनी योजना में एक तत्व के रूप में देखा और उस पर काम किया, लेकिन उसने अपनी प्राथमिकता सकारात्मक पहलुओं और संभावनाओं पर रखी। इसका मतलब ये नहीं कि उसने जोखिम को नज़रअंदाज किया, बल्कि उसने समझदारी से उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें नकारात्मकता के प्रभाव से खुद को बचाना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक और प्रैक्टिकल बनाए रखना चाहिए। यह समझना ज़रूरी है कि दुनिया में नकारात्मक घटनाएं हमेशा होती हैं, लेकिन यह भी उतना ही ज़रूरी है कि हम उन घटनाओं से सीखें और अपनी योजना को बेहतर बनाएं। जब आप अपने मानसिक दृष्टिकोण को संतुलित रखते हैं तो आप न केवल अपने वित्तीय फैसलों में सफल हो सकते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी एक स्थिर और शांतिपूर्ण अवस्था में रह सकते हैं। हाउसल का कहना है कि नकारात्मकता का प्रभाव हमारे भीतर होता है, लेकिन उसे अपनी सोच पर हावी न होने दें। जीवन और पैसे के मामलों में एक स्थिर और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ही सबसे बड़ी कुंजी है। आप जितना अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे, उतना ही आपके लिए जोखिमों और संभावनाओं के बीच संतुलन बनाना आसान होगा। इस तरह से नकारात्मकता के आकर्षण को समझकर और उसे संतुलित करके आप अपने वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन में सही दिशा में बढ़ सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 10वां अध्याय, द अल्यूर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का आकर्षण पर केंद्रित है। इस अध्याय में मॉर्गन हाउसल ये बताते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। हाउसले का मानना है कि असली खुशी और संतोष तब मिलता है जब आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं, अपने समय को अपनी इच्छाओं के अनुसार खर्च कर सकते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं के दबाव से मुक्त हो सकते हैं। पैसा उस आज़ादी को पाने का माध्यम है। ये आपको वह शक्ति देता है कि आप कब, कहाँ और कैसे काम करना चाहते हैं। इस अध्याय में हाउसल एक साधारण उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा काम है जिसे आप पसंद नहीं करते, लेकिन वह आपकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर आपके पास पैसे की आज़ादी हो तो आप उस काम को छोड़कर वह कर सकते हैं जो आपको खुशी देता है। यह स्वतंत्रता किसी भी भौतिक संपत्ति से ज़्यादा मूल्यवान है। हाउसल ने यह भी समझाया कि पैसे की सही कीमत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लोग अक्सर इसे केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने या विलासिता के सामान खरीदने का साधन मानते हैं, लेकिन असल में इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है।
पैसा आपको निर्णय लेने की आज़ादी देता है। ये आज़ादी केवल बड़े अमीर लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो अपने पैसे को समझदारी से बचाता और निवेश करता है। उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से यह भी समझाया कि कैसे पैसे के बिना व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का गुलाम बन सकता है। मान लीजिए, एक व्यक्ति को हर सुबह एक निश्चित समय पर नौकरी पर जाना पड़ता है, भले ही वह उसे पसंद न हो। लेकिन अगर उसके पास पर्याप्त बचत और निवेश है, तो वह अपने समय को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकता है। यही आज़ादी पैसा प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसे हाउसल ने छुआ वह है फाइनेंशियल प्लानिंग। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से बचाते और निवेश करते हैं, तो आप समय के साथ ये आज़ादी पा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको तुरंत अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस बात की समझ होनी चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है और इसे अपने भविष्य के लिए कैसे संरक्षित किया जा सकता है। अध्याय का सार यह है कि पैसा सिर्फ चीज़ें खरीदने या दूसरों को प्रभावित करने का साधन नहीं है। इसका असली उद्देश्य आपको अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देना है। जब आपके पास आर्थिक आज़ादी होती है, तो आप अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तनाव से मुक्त रह सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। हाउसल ने इस अध्याय में यह भी बताया कि धन का सबसे अच्छा उपयोग आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि समाज के दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने के लिए। जब आप पैसे को सही तरीके से संभालते हैं, तो ये आपको न केवल भौतिक चीज़ें देता है, बल्कि मानसिक शांति और नियंत्रण भी प्रदान करता है। ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की कहानी और इसके कुछ अनमोल सबक। मुझे यकीन है कि इसने आपको पैसे के बारे में सोचने का एक नया नज़रिया ज़रूर दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प किताब या विचार पर बात करेंगे, जो आपकी ज़िंदगी में नई प्रेरणा और समझ लेकर आएगी। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।